किसी तरह कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लो। शुरुआत करते हैं क्लास की। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो। देखो, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है ना, वो होता है टेंस। यस, आई एम सॉरी सुमन, आज ऐसे भी न्यूज शुरू करना था, इसीलिए मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट ही चल के आई हूँ कि सब लोग इकट्ठे आ जाए, उसके बाद हो जाए। सैटरडे को कोई क्लासेस नहीं हुई थी। हरमनदीप, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो कंप्राइज को लेके। देखो, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ आता है। मैं शुरुआत कर रही हूं इंग्लिश में टेंस से, क्योंकि फ्रैंकली देखा जाए तो ये पहला चैप्टर है इंग्लिश का। इंग्लिश में ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसलिए फर्स्ट चैप्टर है क्योंकि सबसे पहले जो हम लोग वर्ब याद करते हैं ना, उसका एप्लीकेशन ही होता है टेंस में। और रिमेंबर, आपका जो वॉल्यूम 1 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पेज 10 से लेकर 20 तक के जो भी ऐसे वर्ब्स दिखे आपको जो जरूरी हो, जो याद करना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप जनरल जो इंग्लिश में इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो, इनको जरूर कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको टेंस करने में आसानी होगी। द रीजन इज, टेंस का मतलब पता है क्या होता है? टेंस का मतलब होता है एक्शन प्लस टाइम। द रीजन इज, देखो ध्यान से, मैं पढ़ा एक्शन। अब आगे मैंने आपको कुछ नहीं कहा, तो खाली अगर मैंने कहा मैं पढ़ा तो आपको एक्शन तो पता रहा, लेकिन अगर मैं को रही हूं तो समझ में आ रहा है कि मैं टाइम की बात बता रही हूं, राइट? अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही तो ही बोलूंगी तब टाइम पता चलेगा। मैं पढ़ाऊं तब पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब गी कहा तब पता चला टाइम है। दैट मीन्स एक तो एक्शन प्लस टाइम दोनों मिलके टेंस होता है। और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, द रीजन इज, अगर ये चैप्टर आ जाता है आपको, तो इस चैप्टर के बाद आपको इनफैक्ट एहसास ही नहीं होगा कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, बशर्ते आप इसका यूसेज ठीक से सीखोगे तब। लेकिन अगर मैं कहूं मैं एक टीचर हूं, तो मैं कोई एक्शन का एहसास नहीं हो रहा आपको। आई रन, आई प्ले, आई गो, एक एहसास हो रहा है एक्शन का। लेकिन आई एम अ टीचर, आई लव हिम, देखो एक एहसास हो रहा है क्या? आई नो, ये मेंटल अवस्था का एहसास हो रहा है। आई लव हिम, ये एक दिल के अवस्था का एहसास हो रहा है। दैट मीन्स एक्शन या फिर अवस्था मतलब स्टेट। इस एक्शन और स्टेट को मिला के टाइम के साथ जब जोड़ते हो ना, तो वो टेंस में आता है। सो रिमेंबर, टेंस में दो चीजें हैं। एक तो पहले आप वर्ब का एप्लीकेशन देखते हो, तो वर्ब के जो फॉर्म्स हैं उसको आपको रटना पड़ेगा। और उसके अलावा हम टेंस में क्या पढ़ते हैं? किसी तरह का एक्शन यानी कि क्रिया समय के साथ, और स्टेट मतलब अवस्था, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो टेंस। ओके, वो कैप के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। समर एडवांस मैथ्स का, चंदन एडवांस मैथ्स का मैं लोड कर दूंगी, और फ्राइडे को ठीक है चंदन, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तुम लोग को लग रहा होगा कहीं किसी और को पढ़ा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड बेटर हो। चलिए।
सो रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस में हम इन चीजों को देखते हैं। अब आते हैं कि टेंस में बेसिकली क्या है और क्या बेसिकली देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने कहा आप वर्ब देखते हो, तो वर्ब का एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट लेट अस सी एप्लीकेशन ऑफ वर्ब। एप्लीकेशन ऑफ वर्ब में सबसे पहले सारे फॉर्म्स जो मैंने कहा है याद करने को आपको, एक तो वो देखिएगा आपको, ये 5 फॉर्म्स हैं जो आपको याद करने होंगे। ये दोनों वर्ब का और वर्ब एस ये प्रेजेंट डिनोट करेगा, इसीलिए फर्स्ट में लिखेंगे डिनोट्स प्रेजेंट। V2 3 चीजें डिनोट करता है। एक तो ये पास्ट एक्शन डिनोट करेगा, यानी पास्ट रूटीन डिनोट करेगा ये, और मैं एक एक करके सब बताऊंगी आपको। अब प्रेजेंट इमेजिनेशन डिनोट करता है, लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट इमेजिनेशन में कोई भी V2 लगा सकते हो सिवाय वॉस को छोड़कर, सिवाय वॉस। ING जो है ये आपका गोइंग ऑन एक्शन दर्शाएगा, जो भी गोइंग ऑन है, और V1 ING एडजेक्टिव के रूप में भी आएगा, और V1 ING नाउन के रूप में भी आता है। ठीक है, मैं आपको सारा का सारा यूज दिखाते जा रही हूं। वर्ब का पहले लिख लो फिर समझाएंगे। पहले उतारो। आई एम लीविंग फॉर मुंबई, आई एम टू लीव, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है, आई एम टू लीव फॉर मुंबई टुनाइट निकट भविष्य का है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म फिर से समझाएंगे, रुक जाओ। चलो देखो वर्ब का एप्लीकेशन कैसे होगा। आपको मैंने कहा अभी कि आपको रटना पड़ेगा, जितने वर्ब के फॉर्म्स है ना उसको रटना पड़ेगा, है ना। और जब वर्ब के फॉर्म्स रटोगे तो आप मार्क करोगे कि V1 में और V1 SES को हम प्रेजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी आप इन दोनों का इस्तेमाल खासकर प्रेजेंट का कोई भी रूटीन होगा ना, रूटीन के लिए करेंगे। और इस रूटीन का मतलब हम गलत समझते हैं, इसीलिए इसको पूरा डिटेल में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। अब V1 में आ जाओ। V1 का इस्तेमाल आप करोगे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, विथ, आई, वी, दे, हम लोग, वे लोग, आप या आप लोग को दोनों को यू कहते हैं, और जितने भी प्लूरल हो गए नाउन, जितने भी प्लूरल है, आई, वी, दे, यू, वो सारे बहुवचन के साथ गो कहोगे। लेकिन गो तब कहोगे जब आपको महसूस होगा कि ही है, शी है, इट है, कोई नाम हो किसी व्यक्ति का या फिर सिंगुलर हो।
ठीक है। इन सब के साथ आप V1 यूज करोगे और इन सब, सॉरी प्लूरल, सॉरी ठीक तो है, सिंगुलर। V1SES हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और V1 यूज करते हैं प्लूरल के साथ। इसलिए ध्यान रखना, ये जो V1 है ना, ये प्लूरल वर्ब है और ये जो है ये सिंगुलर वर्ब है। कई बार जब मैं कहती हूं वर्ब का बेस फॉर्म, तो आप कहते हो वर्ब का बेस फॉर्म मतलब तो क्या है वो? वर्ब का बेस फॉर्म तो सीधा फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म नहीं होता वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये देखो वर्ब का बेस फॉर्म वो फॉर्म है जिससे सारे बने हैं। दिस मीन्स अगर मैं ये कहूं कि ये जितने फॉर्म्स हैं, अगर मैं बेस फॉर्म की बात करूं तो ये बेस फॉर्म से ये सारे फॉर्म बने से बना। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगी आपको। ये बेस फॉर्म से बना हुआ ये सारा फॉर्म है, चाहे ये V1 है, V1SES है, ये सारे फॉर्म्स बेस फॉर्म से बने हुए। क्या डिनोट करता है? V1SES और V1 प्रेजेंट रूटीन डिनोट करता है। V1 किसके साथ आता है? इनके साथ आता है। V1SES इनके साथ आता है। क्यों इनके साथ आता है? क्योंकि सारे सिंगुलर है जो V1SES लेगा, मतलब क्योंकि V1SES सिंगुलर वर्ब है। तो फिर ये क्या है? अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। दिस मीन्स कितना आसान है देखो, कि जो प्लूरल नाउन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन दोनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये लेगा प्लूरल वर्ब को। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा ये लेगा सिंगुलर वर्ब। देखो, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरफ्लुअस, अभी रुक जाओ विनीत, अभी तुरंत आप लोग बिल्कुल शुरुआत में हो, अभी सुपरफ्लुअस की बात नहीं करें ना। अभी आओ कि बेस फॉर्म से बने हुए सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें V1 और V1SES में हमें ये समझ में आ गया। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अब आओ V2 में, पास्ट। क्या पास्ट? जैसे मैं कल आई, तो मैं कल आई में क्या हुआ? कल पास्ट हुआ ना, तो आई केम। लेकिन मैं रोज स्कूल जाया करती थी, तो पास्ट रूटीन में भी आ सकता है V2, आई वेंट टू स्कूल डेली। लेकिन ध्यान रखना कि आई वेंट टू स्कूल डेली से बेहतर है आई यूज टू गो टू स्कूल डेली। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली बेटर है, इसलिए लिखना यूज टू इज प्रेफर्ड टू V2। पास्ट रूटीन दिखाने के लिए बेहतर होगा आप यूज टू लगाओ। पास्ट रूटीन दिखाने के लिए बेहतर होता है हम यूज टू लगाएं। और अगर आपके पास यूज टू नहीं है और मैं बोलना चाहूं आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, लेकिन यूज टू मेरे पास नहीं है, तो बेटर ऑप्शन क्या होगा फिर? तो कहेंगे आई वेंट टू स्कूल डेली भी चलेगा, लेकिन मैंने कहा था ये बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, तीसरा में आओ, प्रेजेंट इमेजिनेशन। मैंने कहा वॉस को छोड़कर, अगर मैं ये कहूं काश मैं डॉक्टर होती, तो कहूंगी आई विश आई वॉस, तो लगा नहीं सकते हैं, तो आई वर अ डॉक्टर। ठीक है, फिर कहेंगे काश वो यहां होता, आई विश ही केम हियर, आ जाता, तो केम देख रहे हो, यानी कि सेकेंड फॉर्म लगा रहे हो। लेकिन इमेजिनेशन कब का है? पास्ट का है। इमेजिनेशन ये प्रेजेंट का नहीं है बल्कि पास्ट का है। अब आओ V1 ING के रूप में, ये गोइंग ऑन दर्शाता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, गोइंग ऑन प्रोसेस है ना, तो मैं कहूंगी आई एम टीचिंग। लेकिन एडजेक्टिव के रूप में भी ING आता है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पार्टिसिपल में। ठीक है,
और नाउन भी आईएनजी फॉर्म में आता है, जिसको डिटेल में पढ़ोगे जेरेंड में। इसका मतलब है, इतना तो जान के कि वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में है और वो नाउन का काम करता है तो जेरेंड है, लेकिन अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है और वो एडजेक्टिव का काम करता है तो देखो वो पार्टिसिपल में, वो पार्टिसिपल है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैं सिर्फ बहुत बेसिक चीज बता रही हूं, लेकिन बहुत हाई लेवल तक बता दे रही हूं, सिर्फ इसीलिए कि मैं आगे जब बताऊं तो समझ में आए आपको। मैंने कहा V1 प्लूरल है, क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ आता है। V1 SES सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, बेस फॉर्म भी गो होता है और ये भी गो होता है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि गो का गो करने पर कहोगे दोनों सेम फॉर्म है, दोनों सेम नहीं है। बेस फॉर्म से सारा फॉर्म बनता है। इसका मतलब बेस फॉर्म वो चावल है जिससे आप खिचड़ी पका रहे हो, चाहे जिससे आप खीर बना रहे हो, जिससे आप पुलाव बना रहे हो, तो आप नहीं कह सकते हो कि खिचड़ी और चावल तीन दोनों एक ही चीज है। बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी वो प्योर फॉर्म जिससे सब कुछ बनेगा। फिर आते हैं V2 क्या है? V2 पास्ट बताता है, जैसे आई वेंट होम, खत्म काम, आई वेंट। पास्ट रूटीन भी बता सकता है। मैंने कहा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, यानी रोज जाया करता था। ठीक है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होगा? आई यूज्ड टू गो बेटर ऑप्शन है। नहीं है तो कह दो आई वेंट टू स्कूल डेली। अगर ये है तो इसको प्रेफर करोगे। फिर मैंने कहा काश मैं डॉक्टर होती, आई विश आई वर अ डॉक्टर। वॉस को छोड़कर काश मैं डॉक्टर होती बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में इमेजिन कर रही हूं कि काश मैं डॉक्टर होती। मैं प्रेजेंट में इमेजिन कर रही हूं। गॉड के साथ हास आएगा बेटा, गॉड्स थोड़ी है। अब उसके बाद आओ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में तो मैंने ये कहा V1 ING गोइंग ऑन प्रोसेस दर्शाता है, जो हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग। लेकिन अगर मैं कहूं स्विमिंग पूल, तो पूल क्या है? नाउन है, कोई चीज है वो पूल, लेकिन उसमें क्या करते हैं? स्विमिंग। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने ये कहा इसके एग्जाम्पल में, यहां पे नीचे लिख सकते हो कि स्विमिंग के लिए मैंने कहा स्विमिंग पूल। तो किस तरह का लड़का है? अच्छा लड़का है। तो किस तरह का पूल है? स्विमिंग पूल है। यहां ये पूल इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल में इसको पढ़ोगे बहुत डिटेल में। लेकिन अगर मैं नाउन की बात कर रही हूं, तो नाउन में अगर मैं इसी स्विमिंग की बात कर दूं कि चलो नाउन का एग्जाम्पल देखो कि स्विमिंग अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अगर मैं कहूं स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो देखो ध्यान से, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के प्लेस पे स्विमिंग बैठा हुआ है, यानी कि ये नाउन का काम कर रहा है, यानी कि किसी का नाम ले रहे हो वो नाउन होता है। याद रखना, नाउन क्या है? किसी चीज का नाम। यहां तैराकी नाम दिया गया है तैरने के क्रिया को, इसीलिए ये दोनों को आप सीधा लिख के छोड़ दो, क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे। सी वर्ब एडवांस, ये लिख के छोड़ दो। द रीजन इज नाउन और एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है वो अभी नहीं बता सकते। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये जो पार्टिसिपल, जो मैं एडजेक्टिव की बात कर रही हूं ना, ING, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो V3 के रूप में एडजेक्टिव आता है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसीलिए अगेन इसको भी यहां पे नहीं करेंगे हम लोग, यहां पर सिर्फ करने आए हैं टेंस, इसलिए इसको भी यही लिख के छोड़ दोगे। यानी एडजेक्टिव को, नाउन को और फिर पास्ट पार्टिसिपल वाले एडजेक्टिव को, तीनों को करके छोड़ दोगे कि वर्ब एडवांस देखे। ठीक है, उतार लो पहले फटाफट। एक्शन वाले प्लेस को सिर्फ छोड़ा हुआ है मैंने, वो बता दूंगी अभी, बाकी सारा का सारा उतार लो। स्विमिंग पूल, स्विमिंग को दिखाना एडजेक्टिव है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ,
इसमें स्विमिंग को दिखाना आप सब्जेक्ट के रूप में, और दिखाना कि सब्जेक्ट मतलब नाउन हो गया वहां पे, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल में मैंने दिखाया है कि थर्ड फॉर्म, तभी तो मैं कह रही हूं थर्ड फॉर्म याद करोगे तब ना। अब आओ देखो ध्यान से, अगर इसका मैं एग्जाम्पल दूं और मैं पूछूंगी कि मैं कोई स्पोकन इंग्लिश तो पढ़ाती नहीं हूं यहाँ पे, आप क्या पढ़ने आए हो, तो आप कहोगे ना हम रिटन इंग्लिश पढ़ने आए। रिटन बोला ना, राइट बोला ना, रोट बोला, रिटन बोला। स्पोकन कौन सा फॉर्म है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। देखो थर्ड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म इस इंग्लिश की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तभी मैंने कहा था एडजेक्टिव या तो आईएनजी फॉर्म आता है या तो थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। अब आ जाओ, एक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा एक्टिव वॉइस में आता है ये, और ये पैसिव वॉइस में आता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिखेगा ना ये, तो ये थर्ड फॉर्म के पहले आपको हैज, हैव, हैड दिखना चाहिए। अगर हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म हो तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर यही थर्ड फॉर्म हो और उसके पहले कोई भी बी का फॉर्म दिखे, बी का कोई भी फॉर्म, अभी मैं बी का फॉर्म दिखाऊंगी आपको, कोई भी फॉर्म दिखाई दे जाए तो ये पैसिव वॉइस ही होगा। इसलिए पैसिव वॉइस की पहचान है मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। नो हरमनदीप, माई काउ हैड अ बेबी इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड। इन फैक्ट बेबी को काफ बोल दो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बोलो, मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज पढ़ाई है। यानी आप अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस यूज कर रहे हो, तो आपको प्रेजेंट का एहसास होना चाहिए जो नॉर्मल होता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हो तो आपको पास्ट का एहसास होना चाहिए, या फिर पास्ट रूटीन भी हो सकता है, या फिर प्रेजेंट का कोई इमेजिनेशन भी हो सकता है। अगर V3 कर रहे हो तो V3 में आपको एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड होना चाहिए प्लस V3, और पास्ट में और पैसिव वॉइस में V3 के पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए जो पैसिव वॉइस की पहचान है। इससे कभी आपको पैसिव वॉइस को पहचानना हो तो वो स्ट्रक्चर दिख जाए तो समझ जाना वो पैसिव वॉइस है। उसके बाद V1 ING गोइंग ऑन एहसास कराता है, सिर्फ चलते हुए चीजों का एहसास कराता है। अब हम जेरेंट पार्टिसिपल की बात करें, अब उसको छोड़ के चलेंगे क्योंकि मैं आपको सिर्फ अब कंसंट्रेट करने वाली हूं मैं टेंस में। चलो बेस फॉर्म में ले लूं बी। अब मैं पूछूंगी इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है। इसका फर्स्ट फॉर्म आर है क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ आर आता है। इसका फर्स्ट फॉर्म SES, ये इज है। मैं यहां पर एम को बीचों बीच छोड़ देती हूं। द रीजन इज एम एक्सेप्शन है जो सिर्फ आई के साथ आता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म में वॉज वर आएगा। थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन आएगा। V1 ING फॉर्म की बात करें तो बीइंग आएगा। यानी समझ में आ रहा है, इनमें से कोई ना कोई फॉर्म आपके पास होना चाहिए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो समझ जाना कि भाई ये पैसिव वॉइस है। लेकिन आप बेस फॉर्म क्यों नहीं जानते हो आपको पता है? क्योंकि सारे बुक्स में ये लिखा है फर्स्ट फॉर्म बी इज MR, मतलब
उसने डिफरेंशिएट नहीं किया है। आप देखो यहां पर और कंफ्यूजन है, बेस फॉर्म गो है तो फर्स्ट फॉर्म भी गो है, यहां पे कंफ्यूज कर जाते हो। फिर अब सोचते हो दोनों सेम है। मैंने कहा V1 प्लूरल है और बेस फॉर्म खाली प्लूरल नहीं है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है, जिससे ये भी फॉर्म बना है, जिससे ये भी फॉर्म बना है, ये फॉर्म बना है, ये भी फॉर्म इसी से बना है और ये भी फॉर्म इसी से बना है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो आपको याद रखना है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज जान लेना कि ये जो V1 है ना, ये प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म आएगा with plural subject, with plural noun and pronoun. अब आप समझ सकते हो कि जितने भी प्लूरल नाउन होंगे ना या प्लूरल प्रोनाउन होंगे, यानी कि जितने भी प्लूरल आपको महसूस हो, यानी दे हो गया, वी हो गया, ये सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और ये जो होंगे विथ सिंगुलर, वही सेम बात लिखेंगे, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं देख लूं, थोड़ा सा डिटेल में ऐसे लिख देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है? वी, दे, यू, और जितने भी प्लूरल आपको महसूस हो नाउन, प्लूरल जितने भी महसूस हो नाउन, उनके साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में कौन कौन आएगा ध्यान से देखो, आर आएगा, वर आएगा, ठीक है, हैव आएगा, डू आएगा, यानी कि देखो कहीं भी SES नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होंगे वो आएंगे। लेकिन अगर यही सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इसका मतलब आर नहीं इज, वॉज नहीं वर नहीं वॉज, हैव नहीं हैज, डू नहीं डस, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ES, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ES। यानी हमने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन हम अब कंफ्यूज है कि यू प्लूरल कैसे है। यू अकेला आपको भी बोल सकते हैं, यू आप सभी को भी बोल सकते हैं, इसलिए वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आया तो वो प्लूरल ही लिया। यस, बी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म दोनों नहीं है, बी बेस फॉर्म है, उससे V1 बना है। ठीक है, आई मैं आ रही हूं, रुको। देखो किलिंग एंड सेंडिंग जो है ना, ये दोनों जेरेंड है। कैसे अभी समझा दे जेरेंड आपको। चलो ठीक है राघवेंद्र, मैं देख लेती हूँ सजेशन।
अब देखो ध्यान से, ये सारे प्लूरल वर्ब है, ये सारे सिंगुलर वर्ब है। एक चीज मार्क कर रहे हो, सिंगुलर वर्ब में एस लास्ट में आ रहा है ना। अब आते हैं कि ठीक है, ये आप है, यू प्लूरल कैसे हो गया, क्योंकि वो आप और आप सब दोनों को संबोधित कर रहा है, इसलिए प्लूरल हो गया। अब ये बताओ आई कहां रहेगा, तो आई थोड़ा सा अजीब सा एक्सेप्शन है, क्योंकि आई एक एक्सेप्शन वाला वर्ब ले रहा है, एम, ठीक है यही चलेगा। लेकिन आई हैव ले रहा है, समझ में आ रहा है कि तो प्लूरल है। जैसे यहां आए और कंफर्म कर दिया आई डू लेके, और आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है विदाउट एस ई एस, तब तो हम कंफर्म जैसे हुए कि अरे ये तो प्लूरल है, तभी ये वॉस आ जाएगा जो बोलेगा लो सिंगुलर है। क्योंकि जानते हैं ये जो बी है ना, ये बी बड़ा कंफ्यूजन करता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन ये अकेला वॉस है जो सिंगुलर फॉर्म है और वर्ब प्लूरल फॉर्म है। अगर सिंगुलर फॉर्म है तो समझ सकते हो कि सिंगुलर के साथ लिए, और ये प्लूरल है फॉर्म, इसे देखो प्लूरल के साथ लिए, तभी बी पढ़ाना थोड़ा दिक्कत होता है। बी अकेला वर्ब ऐसा है जो सेकेंड फॉर्म में भी सिंगुलर प्लूरल लिया है, वरना और कोई वर्ब ले लो आप। अगर मैं लिख लूं गेट, तो गेट का V1 भी देखो क्या होगा, गेट होगा, है ना। SES फॉर्म में गेट्स हो जाएगा, V2 फॉर्म में गॉट हो जाएगा, V3 फॉर्म में गॉट भी हो जाएगा, और एडजेक्टिव फॉर्म में गॉटन यूज होता है, और ING फॉर्म में देखो डबल टी लेके ING बनाता है, ठीक है। तो आपको सॉरी गॉट, एक है गॉट, दूसरा है गॉटन, ठीक है। सो दीज आर एप्लीकेशन ऑफ वर्ब, कि भाई वर्ब का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन कहां करें। तो प्रेजेंट में V1 या V1 SCS करोगे, पास्ट का एहसास V2 कराएगा, पैसिव वॉइस हमेशा, पैसिव वॉइस जो हमेशा V3 लेगा, पैसिव वॉइस अगर एक्टिव में है तो हैज हैव हैड के बाद आएगा, ये गोइंग ऑन प्रोसेस दर्शाएगा। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो यहां तक पहले तो। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ वर्ब, यानी वर्ब से ही हमें एहसास हो जाएगा कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। V3 क्या होता है ना, कई बार V3 वर्ब एडजेक्टिव का काम जो करता है वो अलग अलग फॉर्म हो जाता है। तो जो गेट का गॉटन है ना, पुराने जमाने के लोग देखना गॉटन को वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे, आई हैव गॉटन दिस। लेकिन देखना मॉडर्न इंग्लिश में कहेगा आई हैव गॉट दिस, तो इसीलिए दोनों फॉर्म चलेगा, दोनों फॉर्म सही है। हालांकि गॉटन अब ज्यादा एडजेक्टिव के रूप में आएगा। बेटा पास्ट इमेजिनेटिव की जो बात कर रहे हो ना, थोड़ा पास्ट तक रुकना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करा देंगे। अभी तुरंत पास्ट का देखो, पास्ट इमेजिनेशन नहीं था, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन था। पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड प्लस V3 आता है, वो अभी नहीं कराएंगे, जब टेंस में सिंपल पास्ट में आएंगे तब कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम टेंस में पढ़ेंगे। देखो टेंस के सेंटेंसेस के तो बहुत टाइप्स है,
इतने टाइप के सेंटेंसेस है ना कि हम उसको पूरा का पूरा देखते हैं नरेशन में, इसीलिए यहां पर एक चीज से छोड़ देना लिख के, सी नरेशन, क्योंकि वहां पे ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सब पढ़ोगे। लेकिन मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कितने प्रकार के हैं। अभी फिलहाल मैं आपको जो दिखाऊंगी और वो लिख लो, एसर्टिव सेंटेंस। जो एसर्टिव सेंटेंसेस होगा उनको हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इसका देखेंगे, है ना। सेकेंड होगा इंटरोगेटिव, थर्ड जो हम देखेंगे वो एक्सक्लेमेटरी होगा, फोर्थ ऑप्टेटिव, और 5 इम्परेटिव। क्योंकि अब हमें सेंटेंसेस बनाना है तो हम हर तरह के सेंटेंसेस देखेंगे कि कौन क्या सेंटेंसेस है। सबसे पहला में आते हैं, पहले एक दो एग्जांपल्स देख लो। कुछ नहीं बताया, सिर्फ बताया कि मैं पढ़ती हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, और कहा वे घर गए, सेकेंड फॉर्म लगाया। मैंने क्या कहा, मैंने आपको सिर्फ जानकारी दी। और अगर मैं कहूं नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाया, he did not come। देखो, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दो। he did not come, आपको नॉट दिखाई दे तो नेगेटिव होगा। दिस मीन्स हम पॉजिटिव और नेगेटिव में भी तो सबको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कैसा सेंटेंस, इसको कहते हैं कथनात्मक। अभी बेटा आई एंड मी का यूज तुरंत नहीं कर सकते। आई देखो देखने में सिंगुलर है, लेकिन देख रहे हो कहीं प्लूरल वर्ब ले रहा है। यस, वी आर वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, बिल्कुल सही है। देखो, मैं पढ़ती हूं, वो घर गया। टेंस के अकॉर्डिंग हमने V1 को V2 में चेंज किया और नेगेटिव बनाया तो डिड नॉट कम। ये सिर्फ कथन बता रहा है, सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है। एसर्टिव सेंटेंस वही है। एसर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कथनात्मक, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिर्फ बताता है आपको और कुछ नहीं करता। गिव्स इंफॉर्मेशन। आई स्टडी, आपको मैं सूचना दे रही हूं, मैं पढ़ती हूं। वे लोग घर गए, ये भी तो जनरल इंफॉर्मेशन है। तो एसर्टिव सेंटेंस कुछ नहीं करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। जरा ध्यान से देखो, एसर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हमें एक चीज महसूस हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर मैं सब्जेक्ट के बाद अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं तो आई एम टीचिंग। ये जो टीचिंग है ये मेन क्रिया बता रहा है, इसलिए इसको मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन एक बात देखो जरा सा कि ये जो टीच है मेन एक्शन बता रहा है, लेकिन आपको टाइम का एहसास एम करा रहा है, जो इस टीचिंग को हेल्प कर रहा था। क्योंकि अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही थी तो आई वॉज टीचिंग बोलती, है ना। देखो यहाँ पे एम जो है हेल्प कर रहा है और टीच मेन वर्ब है। यानी स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और उसके बाद मैंने कहा मेन वर्ब, लेकिन नॉट लगाना है तो कहां लगा, बीच में। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है स्ट्रक्चर, ये मिनिमम स्ट्रक्चर है। और अगर आपको नॉट लगाना है तो नॉट का पोजीशन ध्यान रखना।
नॉट का पोजीशन ध्यान रखना। ऑफ कोर्स यू विल गेट असाइनमेंट एंड नोट्स। अमन, एक तो असाइनमेंट एंड नोट्स सारा पोर्टल में लोड होता है, केडी लाइव के पोर्टल में, नहीं तो एक हमारा एक पुराना चैनल है केडी लाइव टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में सारा का सारा जब भी हम कोई आपको देंगे असाइनमेंट, पहले तो टेलीग्राम को डाउनलोड करो, केडी लाइव को सब्सक्राइब कर लो, उसमें जितने असाइनमेंट्स होंगे वो सारा देंगे। अभी ये खाली मुझे बताओ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना देखो, ठीक है। अब आओ ध्यान से सुनो, मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया और कुछ नहीं किया, इसीलिए इंफॉर्मेशन देने वाले जो होते हैं वो assertive सेंटेंस होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज assertive सेंटेंस, जिसका एग्जाम्पल देने के बाद मैंने बताया। ये assertive सेंटेंस, ठीक है। अब आओ assertive सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले तो यहां पर मैं लिख दूं कि भाई assertive सेंटेंस है, आप इसको इंटरोगेटिव बना दो, तो वही तो आना चाहिए ना आपको। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नात्मक, जो क्वेश्चन पूछता है वो इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नात्मक, ठीक है। और इंट्रोगेटिव जो होगा, प्रश्नात्मक जब भी होगा ना, तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, तभी यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा ना, है ना। अब आओ नेगेटिव है तो क्या, कोई बात नहीं, हर जगह एक ही काम करते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब उठाइए, सब्जेक्ट के पहले बिठा दीजिए, तो वो सेंटेंस नेगेटिव, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ऊपर वाला पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है, नीचे वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। ही मेड अ सजेशन होता है, ही गेव अ सजेशन नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब जहां पर भी मिले उठा के आगे बिठा दो तो वो क्वेश्चन हो गया, तो कहोगे ठीक है, फोर्थ वाले को, अब तुम लोग तो फिर से लिख रहे हो ना, फोर्थ वाले को आपको फिर से लिखना पड़ेगा, ताकि आप इंट्रोगेटिव को अलग से पढ़ रहे हो ना, मैं तो यहां पे सिर्फ चेंज करके दिखा रही हूं। मैं आई एम टीचिंग को मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं तो बनाऊंगी आई एम के जगह पे एम आई टीचिंग, लो हो गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव बड़ा आराम से। अब आओ थर्ड को मैं कहूं आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, बस ये हेल्पिंग वर्ब जो था नॉट के पहले, कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब है, भाई वो नॉट के पहले इसलिए हेल्पिंग वर्ब है, तो आई डिड नॉट कम को डिड आई नॉट कम में चेंज कर दिया, राइट, क्वेश्चन बन गया। फंस जाएंगे आके कहा, 1 और 2 में, भाई 1 और 2 में तो ये पंगा है कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है और आपका कहना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगा। अब ध्यान रखना 2-3 छोटी चीजें, अगर V1 दिखा ना तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू होगा, ठीक है। V2 दिखेगा, सॉरी V1 SES दिखेगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब डज होगा, फाइन। क्या किया, V1 था तो डू है, SES वाला केस है तो हेल्पिंग वर्ब डज है, और अगर आपको V2 दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब याद रखना डिड है। आपको पता है बहुत टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ मैं सिखाते चली जा रही हूं, उनको पता भी नहीं है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जब डू डस और डिड हो जाएगा ना,
तो इनके साथ जो मेन वर्ब लगाना होगा ना, इन तीनों में V1 लगेगा, ध्यान रखना। फिर तीनों में V1 ही लगेगा मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब आपने डू, डस और डिड लिया तो। अब आते हैं स्टडी में। स्टडी क्या है? V1 SES है कि V1 है? V1 है। अगर V1 है तो क्या करें? V1 है स्टडी, तो क्या करें? V1 है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू ले लेंगे, यानी कि शुरू में होगा डू, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब स्टडी हो गया, तो डू आई स्टडी। दे वेंट होम, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, वो तो याद करना पड़ेगा आपको। दे वेंट, वेंट मतलब सेकेंड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म है, क्वेश्चन बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में जो आएगा वो डिड आएगा, तो डिड लगा दिए और दे उसके बाद लगा दिए, डिड दे। तो वेंट का मैंने कहा है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो हो गया डिड दे गो होम, बस क्वेश्चन बन गया। जहां पे पहले से हेल्पिंग वर्ब था वहां तो बड़ा मजा आया कि आई एम को एम आई कर दिए। जहां नहीं है हेल्पिंग वर्ब में, वहां पे ढूंढ के निकालना होगा, और वो बस आपको इतना ही है जो पेन देगा, बाकी सब जगह आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन चाहो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिडंट ही कम, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताया नहीं है। नॉट को उठा के जबरदस्ती आगे ले जाओगे ना, तो फिर स्ट्रक्चर आपको डिडंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चिपका हुआ फॉर्म ही आगे आएगा। ठीक है, सो हमने एक चीज और देखा कि कथनात्मक में सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले था, फिर सब्जेक्ट था, फिर मेन वर्ब था। इसमें हमें फर्क नहीं पड़ा कि वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो भी वही, मेन वर्ब है तो भी वही, बस खाली इतना था हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब बाद में आता है। लेकिन प्रश्नात्मक में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। अब फिर आते हैं, बताओ कोई प्रॉब्लम? ये इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बीच में कंफ्यूजन आता है, उसमें आते हैं। चलो, देखो ये सारे एग्जैक्टली वो प्लेसेस है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का एग्जांपल दे दूं? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने।
देखो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक तो प्रश्नात्मक में आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिखेगा वही बता देता है कि इंट्रोगेटिव है। एक्सक्लेमेटरी में आपको ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई देगा और ये हमेशा एक तरह से विस्मय जो कहते हैं ना, आश्चर्य, विस्मय, विस्मय बोधक है। ये विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी है, ये आश्चर्य व्यक्त करता है, ये आश्चर्य व्यक्त करता है, ये एक्सक्लेमेटरी है। नाउ सी इन दीज 5 सेंटेंसेस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक एक्सक्लेम कर रहे हो, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन थोड़ी पूछा है कि बारिश कितना सुंदर है, ये नहीं पूछ रही हूं, मैं कह रही कितना सुंदर है। जब कितना सुंदर है बोल रहे हो तो आप किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा ना। वर्ब सब्जेक्ट के पहले तब आएगा जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब नहीं पूछ रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। उसी तरह से डोडो आप एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। अगर आप कभी आपको कोई पिग दिखाई दे, नहीं पहचान पाओगे तो लिखा है वहां डोडो, तो पूछोगे अपने टीचर से, पूछोगे मैम व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द डोडो, तब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना। लेकिन आप उसको देख के खुद आश्चर्य कर रहे हो, अरे यार ये कैसा जानवर है। यानी कि आप किसी से पूछ नहीं रहे हो, खुद ही वंडर कर रहे हो, तभी तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अगर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा ना, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो। जब क्वेश्चन पूछोगे अपने टीचर से तब ये फॉर्मेशन होगा विथ क्वेश्चन मार्क। यस, सारे टॉपिक समर अच्छे से कंप्लीट होंगे। मैं आधा अधूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं करती हूँ, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, देखो अभी तक टेंस शुरू भी नहीं हुआ है क्योंकि मुझे पता है टेंस में अभी जो मैं करवा रही हूं ना, आप जितना मैंने अभी करवाया है जाके उसको भी देखोगे ना तो आपका वॉल्यूम 1 में करीबन 20 क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएंगे 50 में से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले समझो जहां से क्वेश्चंस आते हैं। टेंस का मतलब नहीं वो रहा है रही है वाला टेंस में नहीं कराने वाली हूँ आपको। What kind of animal the dodo is का मतलब हुआ, मैं आश्चर्य व्यक्त कर रही हूँ, What kind of animal the dodo is। क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछूंगी तो पूछूंगी Tell me what kind of animal is the dodo, तब आप मुझे जवाब दोगे। लेकिन मैं जब वंडर कर रही हूँ तो मेरा जो इंटोनेशन है डिफरेंट है। देखो What kind of animal the dodo is, यानी कि मैंने एक्सक्लेम किया बस। इसलिए ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप WH फैमिली देखो तो भी WH फैमिली अगर यहां आ रहा है तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर WH फैमिली यहां आ रहा है तो उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब आएगा और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। सो दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, लेकिन जहां एक्सक्लेम करना है वहां पे WH फैमिली आया लेकिन सब्जेक्ट के बाद आया, ठीक है। हालांकि देखो हाउ के साथ ब्यूटीफुल भी साथ में आ गया, व्हाट के साथ काइंड वर्ड के साथ में आ गया, वो सब नहीं लिख रही हूं मैंने सिर्फ लिखा द डोडो इज। अच्छा, थर्ड में आओ। हम सोचते हैं हमेशा WH फैमिली क्वेश्चन ही पूछता है, ऐसा नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह वो कहां चला गया है। देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैंने एक आपको ये भी मिस्टेक दिया है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप होगा। हालांकि देखो पंक्चुएशन का कोई मिस्टेक एग्जाम में नहीं आता, इसीलिए आपको शायद पता नहीं चलता है कि पंक्चुएशन का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आपको। लेकिन खुद सोचो, ये कह रही है उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे समझ में नहीं आया वो इतनी सुबह सुबह कहां चला गया। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो लड़की आश्चर्य करी कहां चला गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन